प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था के पहले भाग में हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा। अब सवाल इस बात का है कि क्रिस्टलीय ठोस आखिर किस ऐसी रचना की पुनरावृत्ति से बनते हैं जिससे उनकी एक निश्चित संरचना बन पाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस की एक ज्यामितीय रचना होती है, तो निश्चित रूप से किसी ठोस के बनने में एक विशेष प्रकार के कणों के संयोजन का या उसके विन्यास की पुनरावृत्ति होनी आवश्यक है। इकाई कोष्ठिका किसी क्रिस्टलीय जालक का वह लघुत्तम भाग, अर्थात वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से उस जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की पुनरावृत्ति उसकी इकाई कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति होती है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसका वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से उस ठोस या जालक का निर्माण होता है, उसे ही हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। किसी भी इकाई कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें उसकी 3 कोर A, B और C तथा 3 कोण अल्फा, बीटा व गामा सम्मिलित होते हैं। तो 6 पैरामीटर में 3 कोर हुई A, B और C और 3 कोण हुए अल्फा, बीटा और गामा। जब हम एक सरल घनीय इकाई कोष्ठिका की बात करते हैं, तो घनीय इकाई कोष्ठिका का अर्थ यह हुआ कि उसके कोष्ठिका के निर्माण में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक इकाई कोष्ठिका का निर्माण किया है, जिसमें प्रत्येक कोने पर अणु या कणों का विन्यास है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें जब हम कोरों की बात करते हैं, तो x अक्ष के समांतर जो कोर होती है उसको हम कोर A नाम देते हैं, y अक्ष के समांतर जो कोर होती है उसको हम B नाम देते हैं, और z अक्ष के समांतर जो कोर होती है उसको हम C नाम देते हैं। तो 3 कोरें हुई, x अक्ष के समांतर A, B अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर B और z अक्ष के समांतर C। ठीक है, इसके पश्चात हम कोणों की बात करते हैं। जो कोण y और z अक्ष के बीच की कोरों के बीच होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। जो x और z तलों के बीच कोण होता है उसको हम बीटा कहते हैं, और जो x और y अक्ष के बीच का कोण है उसको हम गामा कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सम्मुख एक घनीय इकाई कोष्ठिका है, जिसमें उसके 6 पैरामीटर को दर्शाया गया है। अब हम जो घनीय इकाई कोष्ठिका है उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। हाँ, तो इस दूसरी प्लेट में आप देख रहे हैं कि घनीय इकाई कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। पहली सरल घनीय, दूसरी काय केंद्रित, तीसरी फलक केंद्रित। सरल घनीय को हम SC अर्थात सिंपल क्यूब भी कहते हैं। काय केंद्रित को हम बॉडी BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूब भी कहते हैं। इसी प्रकार से फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका को हम FCC या फेस सेंटर्ड क्यूब भी कहते हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से इन तीनों को अलग अलग प्रकार से समझेंगे। जो सरल घनीय इकाई कोष्ठिका होती है उसमें उस घन के प्रत्येक कोण पर
प्रत्येक कॉर्नर पर केवल एक एक कण लगा होता है। तो इस प्रकार से इसमें कणों की कुल संख्या 8 होती है। एक इकाई कोष्ठिका में दिखाई दे रहे जो कॉर्नर के कण होते हैं वो कुल 8 कण होते हैं। दूसरे काय कोष्ठिका जो होती है, काय केंद्रित जो कोष्ठिका होती है, उसमें कॉर्नर के कणों के अलावा इन 8 कणों से निर्मित जो घन बना है उस घन के बीचों बीच एक कण और पाया जाता है। तो इस प्रकार की कोष्ठिका को हम काय केंद्रित कोष्ठिका कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित कोष्ठिका में कॉर्नर पर, घन के कॉर्नर पर तो एक एक कण होता ही है, इसके साथ ही साथ इसके प्रत्येक फलक, चूंकि एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 किस प्रकार से होती है यहाँ समझ सकते हैं आप। एक ये ऊपर वाला फलक, एक ये नीचे वाला फलक, दो, एक ये राइट साइड वाला फलक और एक ये लेफ्ट साइड वाला फलक, 4 हो गए। और एक ये पीछे वाला फलक और एक ये सामने वाला फलक। तो इस प्रकार से 6 अतिरिक्त कण इसमें फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की इकाई कोष्ठिका को फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका कहते हैं। तो सरल घनीय इकाई कोष्ठिका ये इसका उदाहरण हुआ, काय केंद्रित का या बीसीसी का ये हुआ, और फलक केंद्रित का ये हुआ। अब हम किसी भी इकाई कोष्ठिका के निर्माण में जितने कण भाग लेते हैं उन कणों के योगदानों का अध्ययन करेंगे। यहाँ इस प्लेट में आप देख सकते हैं कि हमारी 3 प्रकार की कोष्ठिका हैं। सरल घनीय कोष्ठिका जिसमें केवल कॉर्नर पर कण पाए जाते हैं, काय केंद्रित जिसमें कॉर्नर के साथ साथ उस घन के मध्य में भी कण पाया जाता है, तीसरा फलक केंद्रित जिसमें कॉर्नर के अतिरिक्त घन के 6 फलकों के बीचों बीच भी एक कण पाया जाता है। अब हमें देखना है कि किसी भी इकाई कोष्ठिका के बनने में उसके कुल कणों का कितना योगदान होता है। अब जैसे सरल घनीय इकाई कोष्ठिका की हम बात करते हैं तो इसके कोणों पर हमें 8 कण नजर आते हैं। यह हमें क्लियर है कि 8 कणों से उसका निर्माण होता है। परंतु जब एक इकाई कोष्ठिका अपने अगल बगल दूसरी इकाई कोष्ठिकाओं से घिर जाती है तो यह कण, एक कण अन्य 8, ध्यान से सुने इस बात को, अन्य 8 कोष्ठिकाओं के संपर्क में भी रहता है। तो जितना योगदान उस कण का उस कोष्ठिका के निर्माण करने में होता है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उतना ही निर्माण उन 8 के करने में भी होता है जो उसके अगल बगल में 7 जो कोष्ठिकाएं शेष बची हुई हैं। तो कहने का आशय यह है कि 8 कणों में उस कोष्ठिका के निर्माण में केवल उसका 8वां हिस्सा ही काम आता है। तो इस प्रकार से 8 कणों का 8वां हिस्सा 8 × 1/8 = 1, यानी 1 रह गया है। ठीक है, चूंकि इस सरल घनीय कोशिका के केंद्र में एक भी कण नहीं होता तो उसको शून्य लिखेंगे, और फलक में भी कोई कण नहीं होता तो उसको भी शून्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से सरल घनीय कोशिका में कुल कणों का योगदान 1 हुआ, यानी अणुओं का कुल योगदान 1 होता है। इसके बाद काय केंद्रित में कॉर्नर के कोण तो उसी प्रकार से होंगे, तो उनका भी योगदान केवल 1 ही रहेगा। लेकिन इसके घन के केंद्र में एक कण की उपस्थिति और पाई जाती है तो उसका अपना अलग अस्तित्व होता है और वो अन्य किसी अगल बगल वाली इकाई कोष्ठिका के संपर्क में नहीं रहता है। तो काय केंद्रित कोष्ठिका में जो केंद्र का कण है वो केवल उसी का होता है, और इसके चूंकि फलक पर कुछ भी नहीं पाया जाता है तो शून्य हो गया। तो इस प्रकार से काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका में केवल 1 + 1
बराबर 2 कणों का योगदान होता है। तीसरे स्थान पर आते हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में कोने के सभी 8 कण पाए जाते हैं, जिसमें निश्चित रूप से केवल एक कण का ही योगदान होता है। 8 × 1/8 से कर लेंगे इसको हम, यहाँ ये इक्वल टू है, कर लेंगे तो 1 हो गया। इसके बाद केंद्र का जो कण है वो फलक केंद्रित में कोई नहीं हुआ, वो 0 हो गया। और फलक के कण कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलकों में चूंकि एक फलक एक बगल की कोशिका के संपर्क में भी अवश्य रहता है, तो इस प्रकार से उसका योगदान केवल आधा ही होता है। तो कुल 6 कणों में आधे योगदान के आधार पर कुल 3 कणों का योगदान फलक केंद्रित कोशिका के निर्माण में होता है। तो कुल कणों की संख्या हुई, कोनों का योगदान 1 और फलक का योगदान 3, तो 1 + 3 = 4। इस प्रकार से कुल कणों की संख्या 4 हो जाती है। तो आज हमने 2 चीज़ों का अध्ययन इसमें किया है। पहला, जो इकाई कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं तथा वो कितने प्रकार की होती है तथा उसमें कितने पैरामीटर होते हैं। इसके बाद हमने किसी भी इकाई कोशिका जो सरल घनीय प्रकार की होती है उसमें उसके कितने प्रकार होते हैं उनका अध्ययन किया और उसमें उपस्थित कणों की योगदान का भी अध्ययन किया। आशा है आप लोगों को ये सब बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।